दोस्तों हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार, किसके बारे में बात कर रहे थे? मैं बात कर रहा था मौलिक अधिकार के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाग 3 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। पहली बार मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा 1215 में की गई थी और 1215 को भारतीय इतिहास का या विश्व के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा गया। हमने दोस्तों मौलिक अधिकार को, सुनो मेरे को ध्यान से, कोई कमेंट नहीं करेगा। टीम से निवेदन है कि अब जो मैसेज करे सीधे उसको धर दीजिएगा, ठीक है? कोई मैसेज नहीं करना, मेरे को ध्यान से सुनना है। कोई भी मैसेज नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। अब आप मुझे 10 मिनट सुनेंगे, मैं बोलूंगा पूरे मौलिक अधिकार को जितना मैंने शुरू से लास्ट तक पढ़ाया है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसमें दोस्तों मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई है? मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। हमारे संविधान में एक ही मौलिक अधिकार है जो हमसे संविधान ने छीना है, जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई ने संपत्ति के अधिकार को रिमूव करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया है। दोस्तों हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य क्या है? अनुच्छेद 12 में हमने बहुत डिफाइन तरीके में इसको समझा हुआ है। आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई उपबंध जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगा, उसे विधि शून्य घोषित कर देंगे। आखिर मूल ढांचा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आने वाले समय पर हम इस बात को बताते रहेंगे कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 से संविधान के मूल ढांचे के रूप में इसको जानते हैं। अनुच्छेद 25, 28 सब क्या है? संविधान के मूल ढांचा है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम बात करते हैं 14 से लेकर 18। 14 से लेकर जो 18 है, ये कहता है भाई समाज में समानता होनी चाहिए। हम समाज में समानता की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 का जो संबंध है वो ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रोफेसर डायसी का संबंध दोस्तों किससे है? अनुच्छेद 14 से, क्योंकि ब्रिटेन के बहुत बड़े आपके राजनीतिकविद रहते हैं, उन्होंने आर्टिकल 14 को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी किया हुआ है। फिर दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(1) में कहता है कि भाई कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। 15(2) में कहता है कि व्यक्ति नहीं करेगा। अगर व्यक्ति का होटल है, निजी भवन है, जहां पर वो लोगों को सुविधाएं देता है, तो किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। 15(3) में कहता है कि भाई महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण दे सकते हैं। 15(4) में कहता है SC/ST को, 15(5) में कहता है OBC को, 15(6) में कहता है EWS। 15 कंप्लीट। आइए बात करते हैं 16। 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन चाहिए भैया। क्या चाहिए? सरकारी नौकरी में आरक्षण चाहिए। 16 जो है वो आरक्षण के बारे में बात करता है। आरक्षण कैसा भेदभाव है संविधान का? तो आरक्षण संविधान का सकारात्मक भेदभाव है। भेदभाव दो तरीके से होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अगर आपके घर में आप 2 भाई हो, कौन भाई हो? 2 भाई हो। मान के चलो आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, क्या बन गए? SDM बन गए, और दूसरा भाई कुछ नहीं बना, तो माता पिता का हमेशा से झुकाव दूसरे भाई पर जरूर होगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि एक बेटा तो SDM बन गया है, पर जो दूसरा बेटा है वो नहीं बना है, तो मेरा थोड़ा जो झुकाव रहेगा वो दूसरे बेटे के प्रति रहेगा। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो समाज है ना, वो ऐसा ही है। हमारे समाज में सकारात्मक भेदभाव की नीति के तहत हम रिजर्वेशन लेकर आए हैं। अब दोस्तों 16 की बात करते हैं, तो 16 कहता है भाई सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की गई है। फिर रिजर्वेशन संबंधी जो नियम है दोस्तों, इसमें 7 प्रकार को जोड़ा गया। कितने प्रकार के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? 7 प्रकारों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में दोस्तों डिफाइन किया गया है कि भाई अगर निवास संबंधी कोई नियम बनाना है तो केवल संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा। और रिजर्वेशन 16(4) में स्पष्ट तरीके से लिखा है। फिर हमने दोस्तों SC/ST को भी दे दिया, फिर हमने OBC को दे दिया, और हमने हाल ही में EWS को भी 10% रिजर्वेशन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10% रिजर्वेशन में स्पष्ट वर्डिक्ट दिया है कि 10% रिजर्वेशन बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर हम बात करें रिजर्वेशन इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि OBC रिजर्वेशन कभी 50% से ज्यादा नहीं होगा, परंतु तमिलनाडु ने इस रेखा को क्रॉस कर दिया। 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में उल्लेखित किया गया है। कहां पर? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने जो रिजर्वेशन है वो 69% है। इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश ने 87 और 13 के फॉर्मूले को दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में उसको डिफाइन किया है कि भाई ये MP क्या कर रहे हो तुम, है ना? आप तमिलनाडु मत बनिए, क्योंकि तमिलनाडु का जो विषय है ये 9वीं अनुसूची में जा चुका है। किस में जा चुका है? 9वीं अनुसूची। क्या होती है 9वीं अनुसूची? हम आगे चलकर इस बात पर भी चर्चाएं करेंगे। फिर दोस्तों रिजर्वेशन को लेकर इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ के मामले में डिफाइन और डिसीजन दिया गया कि भाई क्रीमी लेयर क्या होता है। क्रीमी लेयर का तात्पर्य होता है कि अगर किसी के माता पिता की आय 8 लाख से ऊपर है तो OBC रिजर्वेशन वहां पर नहीं दिया जाएगा। तो अनुच्छेद जो 16 है प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन की बात करता है। 17 कहता है भाई कि जो 17 है वो अंबेडकरवादी सिद्धांत है, या अंबेडकर के विचारों से जुड़ा हुआ है, जो कहता है कि भाई छुआछूत नहीं होगा समाज में। क्या नहीं होगा? छुआछूत नहीं होगा। किसी भी प्रकार से छुआछूत करना और छुआछूत का आचरण करना ये गलत है। तो SC/ST एक्ट 1989 इसी के तहत आया है, और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसी के तहत दोस्तों आया है। तो 14 से लेकर 17 और 18 की बात कर लेते हैं। 18 कहता है किसी प्रकार की आप उपाधि को धारण नहीं करेंगे। प्राचीन समय में राजा महाराजा उपाधि को धारण करते थे। अगर आपको कोई विदेशी उपाधि धारण करना है तो आप राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही करेंगे।
14 से लेकर 18 समानता की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं 19 दोस्तों बहुत सारी बात करता है। 19 से लेकर 22 हम स्वतंत्रताओं की बात करेंगे। 19 कहता है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी के तहत दोस्तों अनुच्छेद 19(1) में हमने बहुत सारे अधिकार पढ़े हैं, जैसे कि आपकी बोलने की आज़ादी है ना, आपको राष्ट्रगान की आज़ादी है। तो हमने बहुत सारे अधिकार पढ़े। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पढ़ा, जिसको लागू किया गया, भारत विश्व का तीसरा देश बना। हमने ये सब चीज़ें अध्ययन कर ली। 19(2) में संघ संगम सहकारी समिति वगैरह बना सकते हो। सॉरी 19(3) में है वो, है ना। और 19 की बात करते हैं तो विदेश यात्रा का अधिकार मिला है। इसी के साथ आपको भारत में घूमने की आज़ादी है, व्यापार करने की आज़ादी है, बसने की आज़ादी है। पहले संपत्ति का अधिकार था, वो भी हमने 19 में समाप्त कर दिया गया। तो 19 लगभग ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। 20 कहता है गिरफ्तारी से पहले। गिरफ्तारी से पहले क्या क्या है भाई, अगर आपके घर में पुलिस आती है तो पुलिस आपसे जानेगी कि भाई आपको पुलिस से जानने का अधिकार है कि मेरी गिरफ्तारी क्यों हो रही है ना। फिर आपको भाई अपने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चाएं कर दी गई हैं कि मनपसंद वकील करने का भी आपको अधिकार दिया गया है। 21 की बात करते हैं। 21 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान दोस्तों आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात करता है, अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। जीवन जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, सोने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है। पर दोस्तों अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएगा राज्य। इसीलिए दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है जिसने शिक्षा के अधिकार को अपने राज्य में लागू किया गया है। 22 की बात करते हैं। 22 कहता है गिरफ्तारी के पश्चात आपको क्या क्या अधिकार दिए हैं, है ना। तो गिरफ्तारी के बाद अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई है तो फिर आपको भाई गिरफ्तारी के पश्चात बहुत सारे आपको अधिकार दिए गए हैं, है ना। जैसे कि भाई आपको न्यायालय में भी विशेष प्रकार के अधिकार भी दिए गए हैं, आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा खुद के विरुद्ध बोलने से। तो आपने आर्टिकल 22 में देखा कि गिरफ्तारी के पश्चात क्या क्या आपको अधिकार दिए गए हैं। बहुत सारे अधिकार जो है आपको जेल में भी दिए गए हैं। जब आप अधिकारी बने, डीएसपी वगैरह बनेंगे, तो आपको पढ़ाए जाएंगे कि एक कैदी के क्या क्या अधिकार होते हैं, वो भी आर्टिकल 22 के तहत ही माने जाते हैं। हम इसको क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि हम लोग मूल संविधान को पढ़ते हैं, बेसिक संविधान को पढ़ते हैं। 23-24 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, 23 कहता है किसी प्रकार का बालाश्रम नहीं होगा, देवदासी प्रथा नहीं होगी, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। आप इंसान को खरीद बेच नहीं सकते हो, किसी लड़की के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, आप सेक्सुअल और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे केसेस में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे देश में क्या है, अवैध है ये सब चीजें, है ना। देवदासी प्रथा नहीं रखेंगे, बेगार नहीं कराएंगे, किसी व्यक्ति से काम कराएंगे उसको पैसा देंगे, बिना व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध आप काम नहीं कराएंगे, ठीक है। तो 23 में लिखा है। 24 कहता है कि भाई 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी आप अवैध कारखानों में काम नहीं कराओगे, अगर करा रहे हो तो गलत बात है। तो यहां से लेकर 19 से लेकर 22 आपकी विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात की गई। हम बात करते हैं 25 से लेकर 28, जो बात करता है किसके बारे में, धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में बात करता है कि भाई धर्म क्या क्या चीज है। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। 25 कहता है कि भाई धर्म को अंतःकरण करने की आज़ादी है। आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, यही है ना। 26 कहता है कि धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर लो। 27 कहता है किसी प्रकार का धार्मिक टैक्स नहीं देंगे। और 28 कहता है कि भाई आपको धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने की बात है। तो 25 से लेकर 28 धर्म के बारे में बहुत सारी उल्लेखित बात की गई है। 29-30 क्या कहता है भाई कि अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया। किसको, केवल अल्पसंख्यक, कि जो अल्पसंख्यक है वो 29 के तहत भाषा और अपने धर्म के लिए काम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें 30 जो है वह अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। 30 में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। 31 संपत्ति का अधिकार था, जिसको हमने समाप्त कर दिया है। 32 की बात करें, 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, केवल 5 प्रकार की, 6वें प्रकार की रिट जारी नहीं करेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने का जो क्षेत्र है वो सीमित है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट इन 5 के अलावा भी जारी करता है। इसलिए हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, परंतु सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक क्षेत्राधिकार ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट केवल अपने क्षेत्र भर के लिए जारी करेगा। तो न्यायिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है और रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट की ज्यादा है। 5 प्रकार की रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य क्या है, 24 घंटे के सामने मेरे मतलब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो भैया मेरे सामने सशरीर उपस्थित करो, न्यायालय बोलेगा। परमादेश, मैं तुमको आदेश देता हूं कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। प्रतिषेध उत्प्रेषण, ये न्यायालय के विरुद्ध जारी करेगा, किसी प्राइवेट सेक्टर के विरुद्ध जारी नहीं करेगा। और अधिकार परीक्षा, कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये अधिकार करने का अधिकार किसको दिया, किसने तुमको दिया है। तो अधिकार परीक्षा मतलब ये कर्तव्य किस व्यक्ति ने आपको दिया है काम करने का। अगर आप अधिकारी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, पटवारी बनते हैं, सिपाही बनते हैं, तो ये अधिकार किसने दिया है। तो अधिकार परीक्षा मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि ये काम किस अधिकार के तहत किया है। परमादेश, मैं तुमको आदेश देता हूं कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मेरे सामने उपस्थित हो, सशरीर उपस्थित होना। और प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या है, न्यायालय एक न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। जब मामला कोर्ट में चल रहा हो तो प्रतिषेध बोलेंगे, जब डिसीजन दे दिया गया हो तो उत्प्रेषण बोलेंगे। ये है पूरा मौलिक अधिकार।